वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने काम करना है वो क्लास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। कांट डू वर्क। चले आए पहली डेफिनेशन जो कि इस चैप्टर के नाम का ही है, वर्क की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ठीक हो गया, कह रहे हैं वर्क को डिफाइन करें और इसके एसआई यूनिट बताएं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। ठीक हो गया, कह रहे हैं जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे और बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, देन वर्क इज डन। तो वर्क क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। इट्स एसआई यूनिट आर जाउल। इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं, हमारे पास जाउल हैं। तो आए देखिए एक बॉडी पे कैसे वर्क डन होता है। आपके पास एक बॉडी है, उसका मैस क्या है, m है। उस पर आपने कुछ फोर्स लगाई और उसने लगा लो कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो अब हमारा वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा कि आपने कुछ फोर्स लगाई और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपके पास 1 जाउल किसके इक्वल होता है, यानी अगर आप एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो आपके पास जो वर्क डन होगा फिर वो क्या होगा, 1 जाउल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। व्हेन डज अ बॉडी डू वर्क एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि एक बॉडी कब वर्क डन करती है, इस चीज़ को करें एक्सप्लेन। थोड़ा सा ऊपर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया है, आए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट, ठीक है ना, देन वर्क इज सेट टू बी डन। अब कह रहे हैं आप एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी क्या हो जाती है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, यानी अपनी प्लेस पे पड़ी हुई थी और वहाँ से डिस हो जाती है, यानी डिसमिस हो जाती है, अपनी जगह से आगे पीछे हो जाएगी। तो क्या होगा, बॉडी पे वर्क डन होगा। जैसे ये मैस यहाँ पड़ा हुआ था, इस पर फोर्स लगाई तो ये फॉरवर्ड मूव कर गया, ये अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गया और इस पर हमने एक फोर्स लगाई तो क्या हो जाएगा, इस पर वर्क डन हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे, वाई डू वी नीड एनर्जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको एनर्जी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। भाई क्यों पड़ती है आपको एनर्जी की ज़रूरत। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, आज मेरी एनर्जी बहुत हाई है, आई एम टू मच एनर्जेटिक, टुडे आई एम फीलिंग लो। इस तरह आपके होते हैं ना, इमोशंस होते हैं अक्सर जब आप स्कूल या अकेडमी से वापस आते हैं। कभी आप बहुत ही लो होते हैं, कभी आप एवरेज होते हैं, कभी एनर्जेटिक होते हैं। तो क्या होता है, आपकी एनर्जी कम ज़्यादा होती है। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी एनर्जी कम होगी तो आप कम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन करने के लिए आपका ज़्यादा वर्क डन करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जेटिक होना ज़रूरी है। चले आए इसका आंसर देखते हैं। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। विदाउट एनर्जी वर्क कैन नॉट बी डन एंड सो प्रोग्रेस कैन नॉट बी मेड विदाउट एनर्जी। कह रहे हैं कि एनर्जी के बिना आप काम नहीं कर सकते और कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकते एनर्जी के बगैर। अब आप क्या करें, 2 से 3 दिन खाना पीना बंद कर दें, क्या होगा, सबसे पहले तो आप कमज़ोर होंगे, फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप चलने के भी काबिल नहीं रहेंगे, एक कदम भी नहीं चल पाएंगे आप। तो क्या इससे साबित होता है कि आपको काम करने के लिए, चलते फिरते रहने के लिए, हाथ पांव चलाते रहने के लिए आप में एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आप मशीनरी की एग्जांपल ले लें, यानी अगर आप मशीनरी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो मशीनरी काम नहीं करेगी। लाइक आप अपने घर की आयरन इस्त्री ले लें, अगर आप उसको स्विच लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे तो वो आउटपुट क्या देगी आपको, वो ना हीटअप ही नहीं होगी, ठीक है ना। वो हीटअप नहीं होगी तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप कपड़े ही नहीं प्रेस कर सकते, आप उसको इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो आपको आउटपुट देगी, हीटअप होगी और हम उससे कपड़े प्रेस कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बॉडी को इनपुट दें ही ना और आप कहें कि हम इसको कोई इनपुट ना दें, एक बार हमने इस मशीनरी को बना दिया है अब हम इसको कोई भी इनपुट ना दें, ये मुसलसल बस हमें आउटपुट देती जाए, ठीक है ना, कुछ देना ना पड़े लेकिन हमें देती रहे जवाब में, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक आइडियल केस हम सोचते हैं कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएं जिसको सिर्फ हम स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दें और फिर वो बॉडी उसी एनर्जी के साथ सारी उम्र जब तक वो सलामत है मशीन तो वो काम करती रहे। ये थ्योरेटिकली तो हो सकता है लेकिन एक्सपेरिमेंटली अभी तक ये प्रूफ नहीं हो सका, ठीक है ना।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन एनर्जी, गिव टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कह रहे हैं कि एनर्जी को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ एनर्जी और इसकी दो टाइप्स बताएं, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स बताएं। ठीक हो गया। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक हो गया। कह रहे हैं कि एनर्जी क्या है, मैं ऊपर भी आपको ये बता चुकी हूँ, किसी बॉडी की कैपेसिटी जो वो वर्क कर सकती है। अगर आपके पास देखें ना, एनर्जी और वर्क ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके पास जो एनर्जी है और जो वर्क है ना, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी ना आपके पास, आप उतना ज़्यादा वर्क डन कर सकते हैं। जितनी कम एनर्जी होगी आप उतना कम वर्क डन कर सकते हैं। ठीक है ना। एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कम एनर्जी है, कम कैपेसिटी होगी वर्क डन करने की। ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा कैपेसिटी होगी वर्क डन करने की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी समझाती हूँ। तो ये है हमारे पास एक डायग्राम। अब क्या है, आपने ये एक बॉल को, जिसका हमारे पास क्या है, मैस m है, आपने इसको एक धागे के साथ हैंग कर दिया। अब आपने इसको धक्का दिया और ये दाएं बाएं मूव करने लग गई। जब ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे आके ये जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये बॉडी रुकेगी, तो क्या होगी, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इस बॉडी के अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बाकी क्या होगा, बाकी हर पॉइंट पे ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। सिर्फ इस और इस एक पॉइंट पे आके ये बहुत कम लम्हे के लिए रुकेगी। इस लम्हे में जो इसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाकी सारे में इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब जब ये मूव कर रही होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, विच इज़ ड्यू टू मोशन। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक ये बॉल मूव कर रही होगी उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू पोजीशन इन अ फील्ड, या पोजीशन इन अ सेकंड, या किसी भी लम्हे में जब उसकी पोजीशन होगी, किसी पोजीशन पे जाके वो स्टे करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। पोजीशन की वजह से क्या हो रही है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब वो जो मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिखाई है, वो जाके जब एक पॉइंट पे लेफ्ट या राइट जाके रुकेगा तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखें काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, और इसका रिलेशन डिराइव करें। ओके तो एनर्जी तो ऊपर मैंने आपको बता दी है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया, दोबारा इसके बारे में यही बता रहे हैं। एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इफ़ अ बॉल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, vi। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन करने की वजह से जो सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी में वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं। इफ़ अ बॉल मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अगर एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vi। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज s, इट स्टॉप्स एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी जब अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगी, फाइनल पोजीशन पे, तो वहाँ पे वो जाके रेस्ट में हो जाएगी, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस इट डज वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस दौरान वो क्या करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करती है। जब एक बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उसके ऑपोजिट क्या लगती है, एक ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगती है, वो क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ पे लगाया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ की इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग गई यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी बॉडी एक पोजीशन पे जाके रेस्ट में आ जाएगी फाइनल पोजीशन पे, तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। और जब वो इनिशियल होगी यानी मूव कर रही होगी, अभी उसने मोशन स्टार्ट की होगी, तो वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो आगे आप देखें, अब हमने ये ए के लिए रिलेशन निकालना है। तो फोर्स किसके इक्वल होती है हमारे पास, एम ए के इक्वल। तो ए किसके इक्वल हो गया, एफ ओवर एम के इक्वल। ठीक हो गया ना, एम एफ के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो एफ ओवर एम आपने यहाँ पे पुट कर दिया इस ए की जगह, एस और ये 2 ऐसे ही इधर रहेंगे। अब क्या होगा, ये वाला जो 2 है ये इस v के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला m इस v के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हुआ डिवाइड 1/2 हो गया, और m हुआ vi के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया,
m मल्टीप्लाई बाय v स्केयर। तो ये यहाँ पे आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच गया, ठीक है ना। तो अब फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क डन। और अभी हमारे पास बॉडी इनिशियल वेलोसिटी में है ना, यानी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो बॉडी मूव कर रही है। और जब बॉडी मूव कर रही होगी तो तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी, जब मोशन में वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमें, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। अब आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को करना है एक्सप्लेन, पोटेंशियल एनर्जी को करना है एक्सप्लेन और उसका रिलेशन बताना है। जैसे आपने ऊपर काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करके उसका रिलेशन ड्राइव किया है, ऐसे ही अब आपने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसका रिलेशन बताना है या ड्राइव करना है। द एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। गुड हो गया, ये हमने अभी मैथ्स और बॉब की एग्जांपल से बताया है कि जब वो राइट और लेफ्ट एंड पे जाके एक मोमेंट के लिए स्टॉप होगी तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। आए इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। ये देखें, जब ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आके बॉल रुकेगी तो क्या होगी, इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने की वजह से ये बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। गुड हो गया, पोजीशन है ना, एक पोजीशन पे आके रुक जाएगी। इट इज़ इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेशन फोर्स लाइक वेट, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी का कुछ वेट होता है और वो बॉडी वहाँ पे आके कुछ मोमेंट के लिए रुक जाती है, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी है, देखें ना, वो बॉडी जो रुकती है ना, अब वो इतने स्मॉल से टाइम के लिए रुकती है कि आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते। बहुत 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 मुश्किल है, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के साथ आप उस टाइम को मेजर कर सकते हैं। अगर आप मेजर करना चाहें कि वो कितने टाइम के लिए वहाँ रुकी है, ठीक है ना, और वो उस पोजीशन से वापस क्यों आती है, रुकने के बाद वापस क्यों आती है, अपने वेट की वजह से, अपने मास की वजह से। और जब वो वहाँ पे रुकती है, यहाँ पे हम बनाते हैं दोबारा से, ये देखें ना, तो इस बॉडी का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा और ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। किस वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक हो गया ना। नीचे की तरफ क्या उसको अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्ट कर रही है। तो देखें, आपको पहले क्या पता है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ें, सबसे पहले देखें एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कि आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आपकी बॉडी क्या कर सकती है, वर्क डन कर सकती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। तो फोर्स की जगह आ जाएगी mg, ठीक है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास होती है ma, तो हम इस a की जगह g पुट कर देंगे mg। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके हमारी बॉडी 1 सेकंड के लिए रुकी है, जस्ट फॉर 1 सेकेंड नहीं, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। और इस बॉडी को डाउनवर्ड इसके वेट की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। तो हम इस ए की जगह जी यानी एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर देंगे। तो फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू mg और डिस्टेंस को हम h लिख देंगे। तो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, mgh। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं। रीन्यूएबल यानी दोबारा क्यों नहीं ये यूज़ हो सकते, रीन्यू दोबारा क्यों नहीं इन्हें पैदा किया जा सकता, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद इनको दोबारा क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। जब एक बार ये ख़त्म हो जाएं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना, ये दोबारा इनसे काम नहीं लिया जा सकता। तो इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाता है कोयला, नेचुरल गैस हो गई, सुई गैस हो गई। देखें ना, सुई गैस एक बार आपने इस्तेमाल कर ली तो कर ली, ठीक है ना, वो दोबारा नहीं आप ख़ुद से उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, वो कुदरत की तरफ से बनी हुई है,
ठीक है ना, वो ख़त्म होगी। कोयला है, कोयला अब आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो दोबारा तो नहीं आप पैदा कर सकते ना, वो तो कुदरत ने पैदा किया हुआ था। इस तरह क्या होगा, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना, ये आहिस्ता 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 ख़त्म होते चले जाएंगे। क्या होगा, एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप फॉसिल फ्यूल्स की बजाय ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ पे रिलाय करें जो रीन्यूएबल होते हैं, जैसे कि हो गया सनलाइट। अब जो सूरज की रोशनी है, सूरज तो रोज़ निकलता है ना, सूरज रोज़ निकलेगा, आप उससे रोज़ाना एनर्जी लेंगे। मतलब जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ होते हैं ना, आप कोशिश करें कि आप उन पर रिलाय करें, उन पे अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को छोड़ें, ठीक है ना। लेकिन हमारे पाकिस्तान से भी जो है फॉसिल फ्यूल्स बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। हम जो बिजली है वो कोयले से पैदा कर रहे हैं, जबकि आप बिजली गार्बेज यानी कूड़े से भी तो पैदा कर सकते हैं ना। कूड़ा तो रोज़ बनता है, रोज़ घर पे कूड़ा बनता है, तो आप वो बाहर फेंकते हैं, तो आप उस गार्बेज से, उस कूड़े से भी बिजली तैयार कर सकते हैं, आप सूरज से बिजली ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कोयले को भी ज़रिया बना रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कोयला आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अलार्मिंग साइन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इसलिए आपसे डिस्कस की जाती हैं। चलें आगे देखते हैं इसका आंसर। द फॉसिल फ्यूल्स आर वन यूज टू गेट एनर्जी आर कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। कह रहे हैं कि जब उनसे एक बार एनर्जी ले लें तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। सो दीज आर नॉट रीन्यूएबल, ठीक है ना, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, ठीक है ना। इसकी बहुत सी हैं, देखें ना, आप सोलर एनर्जी को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, सोलर एनर्जी क्या है, सूरज जो है वो तो रोज़ निकलता है, कभी कभार सर्दियों में ऐसा होता है कि सूरज ना निकले, और ना सूरज तो रोज़ ही निकलता है, ठीक है ना। आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट यूज़फुल एंड कह लें कि मोस्ट अफोर्डेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो आप उसको कह सकते हैं, आप हीट एनर्जी को कह सकते हैं। हीट एनर्जी भी तो आप सूरज से ही लेते हैं ना, हीट एनर्जी को भी आप मोस्ट प्रेफर्ड कह सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हीट एनर्जी इज़ मोस्टली प्रेफर्ड बिकॉज इट इज़ यूज टू रन इंजन ऑफ एवरी टाइप, ठीक है ना। इंजन ऑफ एवरी टाइप, इससे ये मुराद है जब आप बिजली पैदा करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इंजन को हीट एनर्जी देते हैं, स्टीम देते हैं। क्या होता है फिर, वो इंजन के जो आगे से पर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो रन करते हैं। वो रन करेंगे तो क्या होगा, वो रन करेंगे तो आपका टरबाइन चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी और सोलर एनर्जी, दीज आर मोस्ट प्रेफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे देखते हैं 6.10, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है या होती है, तो इसको एक्सप्लेन करें। ये तो आपने सुना ही होगा, एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको पैदा कर सकते हैं, ना तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम बताते हैं कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप जो है हीट एनर्जी देते हैं एक मोटर को, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक मोटर को हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी दी तो उस मोटर के अंदर जो फ़ैन लगा हुआ है उसके जो विंग्स हैं वो रन करेंगे। जब रन करेंगे तो क्या होगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो हीट एनर्जी आपकी मोटर के पंखों को चलाएगी, तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। एंड देन क्या होगा, जब वो पंखे रन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मोटर चलेगी तो टरबाइन जो होगा हमारा रन करेगा और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर कैसे लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे यानी अपने लाइट चलाएंगे, बल्ब आपने ऑन किया तो क्या होगा, बल्ब आपको रोशनी भी देगा और अगर आप बल्ब के पास अपना हाथ लेके जाएं तो वहाँ पे एक हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। इस तरह एक एनर्जी किस तरह दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6.11 में क्या कह रहे हैं, नेम द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो ऐसी कोई सी 5 डिवाइसेस का नाम बताएं। तो ये भी बहुत मज़े का क्वेश्चन है। आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस चल रही हैं क्या वो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल सकती हैं? देखें, आपकी इस्त्री है, आपकी आयरन इस्त्री, आपका माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है ना, आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और आपका फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन है, एसी है, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर है। ये सारी चीज़ें क्या बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चल सकती हैं? आप बिग नो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें देंगे इलेक्ट्रिसिटी तो ये क्या करेंगी, वर्क करेंगी। ऐसे ही है ना, मोशन में आएंगी, वर्क करेंगी और हमारे पास क्या आएगी, मैकेनिकल एनर्जी आएगी। ठीक है ना, आप इनको क्या देते हैं, पीछे से देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। आपने इनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वो काम करने लग पड़ेंगी। ठीक है ना, जब वो काम करेंगी, वर्किंग में आएंगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। ठीक हो गया। 5 ऐसी डिवाइसेस के नाम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर, ओके, मोटर जो आप लोगों के घर में लगी होती है। ड्रिल मशीन, ठीक है, जिससे आप दीवार में सुराख वगैरह करते हैं, वो ड्रिल मशीन होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ़ैन, आपका पंखा। ग्राइंडर, जूसर, एलिवेटर यानी लिफ्ट जो होती है आपकी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। पहले हमने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती कौन सी मशीनरी हैं, और अब पूछ रहे हैं कि उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी चीज़ों से कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया। द इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखें, जो आपका जनरेटर होता है, आप सब ने कभी ना कभी जनरेटर देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, आप फ्यूल डालते हैं ना, आप उसमें फ्यूल डालते हैं। जब आप फ्यूल डालेंगे, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं देना पड़ता, आपको उसमें सिर्फ फ्यूल डालना पड़ता है। जब आप उसमें फ्यूल डालेंगे तो वो क्या करेगा, चलेगा, उसकी मोटर फ्यूल डालने से चलेगी, और जब वो चलेगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। अच्छा, आपको एक टर्म बताती हूँ। जब आप किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं, यानी कोई एनर्जी दे रहे हैं इनपुट की फॉर्म में, और वो आपको क्या देती है, कोई ना कोई आउटपुट देती है। ऐसे ही है ना, आप इनपुट देंगे और वो आउटपुट देगी। तो इनपुट देंगे और जो आपके पास आउटपुट आएगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। अगर वो आप 100% दे रहे हैं उसको इनपुट और आपको 100% आउटपुट मिल रहा है, तो वो क्या होगी, मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होगा आपके पास। ठीक है ना। और मोस्टली ऐसा होता है कि आप उसको अगर 100% इनपुट दे रहे हैं ना, तो वो आपको 100% आउटपुट नहीं देगी, क्योंकि जब एक मशीनरी रन करेगी तो कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी उस साउंड और हीट में भी ज़ाया हो जाती है। लाइक अगर आपने 100% उसको इनपुट दिया तो वो आपको 92% आउटपुट देगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। द एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस इज डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ एनर्जी गिवन टू अ डिवाइस, एनर्जी जो हम दे रहे हैं, एनर्जी गिवन टू अ डिवाइस, एंड द आउटपुट फ्रॉम ऑफ एनर्जी, आउटपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। कह रहे हैं कि जो एनर्जी आपने दी है डिवाइडेड बाय आउटपुट एनर्जी, तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी। ये होता है ना, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आगे देखते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। कह रहे हैं कि आप सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऊपर तो आपने देख लिया कि एफिशिएंसी क्या होती है, यानी आप उसको एक इनपुट देते हैं और वो आपको क्या देती है, आउटपुट देती है, तो ये उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी कहलाती है सिस्टम की। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपने जो उसको इनपुट दी वो 100% दी, तो आउटपुट आपके पास आ रही है 98%। 1% साउंड में
साउंड एनर्जी में ज़ाया हो गया और 1% हीट एनर्जी में ज़ाया हो गया। बाकी आपके पास जो आउटपुट है वो 98% आ गई और उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये आपके पास कितनी आ गई, 98% आउटपुट आ गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म पावर। कह रहे हैं कि पावर से क्या मुराद है। अभी तक आपने ना दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो आपने पढ़ा है वर्क और एक आपने पढ़ी है एनर्जी। यानी आपकी अब बॉडी के पास अगर एनर्जी होगी तो वो वर्क डन करेगी। इस चीज़ से आप कंप्लीटली नाउन हो चुके हैं, ठीक है ना, अच्छे से आपको ये बात पता चल गई हुई है। अब देखें, पूछ रहे हैं कि पावर क्या होती है, ठीक है ना। पावर, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक हो गया। कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितना वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगी, उसकी पावर कहलाएगी। अगर आप थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क डन कर लेंगे तो वो क्या होगी, उसकी पावर कहलाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा पावर, मोस्ट पावरफुल डिवाइस वो कहलाएगी जो थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क डन कर ले। उसके बाद पावर के जो यूनिट होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं वॉट। तो अब हमने 1 वॉट को डिफाइन करना है, ठीक है ना। अगर आप 1 जॉल वर्क डन करते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो ये आपके पास क्या होगा, 1 वॉट पावर कहलाएगी। चले आए देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। 1 वॉट इज पावर ऑफ अ डिवाइस विच डज 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया कि आपने 1 जूल वर्क किया है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और लेक्चर में यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।